दोस्तों, मैं सूर्यकांत कुमार। आज हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 26 से डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में 26 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन बताया जाएगा। आप लोग एंड तक वीडियो को देखें। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन पुनरुद्भावन का उदाहरण है? पुनरुद्भावन कहते किसको है? तो पुनरुद्भावन का मतलब हुआ रीजेनरेशन, पुनर्जनन। जब कोई जीव का शरीर जब खंडित हो जाता है दो या दो से अधिक टुकड़ों में, तो प्रत्येक खंडित टुकड़ा नए जीव में, मतलब प्रत्येक खंडित टुकड़ा जो होता है वो नए जीव का रूप ले लेता है, और इसी को हम लोग पुनर्जनन कहते हैं या पुनरुद्भावन कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन आता है, कौन है इसका उदाहरण? तो हाइड्रा है। हाइड्रा जो है पुनरुद्भावन का उदाहरण है। स्पाइरोगाइरा भी है, स्पाइरोगाइरा। ये सब जो है पुनरुद्भावन का उदाहरण है। हाइड्रा को जब कट जाएगा, दो या दो से अधिक भागों में बंट जाएगा, तो जो भी भाग बंटेगा वो सब हाइड्रा का रूप ले लेगा। तो ये हो गया पुनरुद्भावन का उदाहरण। हाइड्रा हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 27, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? एक चीज याद रखिएगा कि फोकस दूरी बोल रहा है, फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर दर्पण में भी पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तल दर्पण का ही फोकस दूरी धनात्मक होगा। यानी कि दर्पण पूछेगा तो उत्तल दर्पण, कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फिर कहता है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो याद रखिएगा, कवक में मृत जीवी पोषण पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? मृत जीवी। सामान्य नेत्र के लिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सामान्य नेत्र के लिए आंख का दूर बिंदु क्या होता है? तो याद रखिएगा कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। और अगर तुमसे निकट पूछा कि निकट बिंदु बताइए, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। आप लोग क्या कीजिएगा कि नोट में लिख लीजिएगा कि सामान्य नेत्र के लिए आंख का दूर बिंदु अनंत होती है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। हम लोग आगे चलते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? याद रखिएगा, जिस प्रकार लोहा एवं जंग को बचाने के लिए जिंक का परत चढ़ाते थे, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते थे, उसी प्रकार अगर एल्युमिनियम को बचाने के लिए जो ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं तो वो एनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। अब कहता लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो एक बात याद रखिएगा कि लेंस का जो आवर्तन होता है प्लस v/u होता है। याद रखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि आवर्धन बराबर होता क्या है। तो लेंस का पूछेगा तो प्लस v/u, लेकिन अगर यही दर्पण का पूछा तो दर्पण में आपका माइनस v/u होता है। ये बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना है। लेंस कहेगा प्लस v/u और अगर दर्पण कहती है तो माइनस v/u। कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो परितारिका जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। आगे हम लोग चलेंगे कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? याद रखिएगा, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक उसका प्रकीर्णन कम, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। तो कहने का मतलब कि इसमें वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो हम लोग किसका बोलेंगे? नीला का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34।
एक चीज और 33 में याद रखिएगा कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल का, और प्रकीर्णन सबसे कम, लाल का हो जाएगा। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका प्रकीर्णन कम। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगते हैं? तो किस घटना के कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 35। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मटर को चुना था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर को। कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग का मतलब हुआ उसका कोई काम धंधा है नहीं, फालतू का अंग है। तो ये होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है ये फालतू का अंग है। और देखते हो कि अपेंडिक्स जब पकने लायक होता है, पक भी जाता है कितना का, तो उसको ऑपरेशन करके डॉक्टर क्या करता है? निकालता है। तो कौन एक अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से है। वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है, वन को कटाव को रोकने से। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ये हो जाएगा सोडियम। किसको काटा जाएगा? सोडियम, जिसका संकेत होता है Na। सोडियम, इसका क्या होता है? सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसके अलावा एक और आता है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को, और इसके अलावा एक पोटेशियम को भी। पोटेशियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? तो घेघा रोग, जो गला में होता है। घेघा भी बोलते हैं, ग्वाइटर भी बोलते हैं। ग्वाइटर, घेघा, जो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे फूल जाता है, लटक जाता है, यही कम होता है। आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेघा या ग्वाइटर भी इसको बोलते हैं। घेघा या ग्वाइटर। घेघा को ही ग्वाइटर बोला जाता है, यही याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, दर्पण से किसी भी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 40 में चलेंगे। दर्पण से किसी भी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण जो है या तो समतल होगा अथवा उत्तल। याद रखिएगा कि सीधा प्रतीत होता है, सीधा बनता है या तो समतल में या उत्तल में। अवतल दर्पण में सीधा भी बनता है और कहीं कहीं उल्टा भी बनता है। ठीक है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? वन में आएंगे, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो हो जाएगा उत्तल लेंस। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि अभिसारी लेंस उत्तल को कहते हैं और अपसारी लेंस अवतल को कहते हैं। कहने का मतलब कि अपसारी जब पूछेगा, अपसारी, तो अपसारी लेंस किसको कहेंगे? अवतल को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? अवतल को। अवतल लेंस अपसारी होता है और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। लेकिन दर्पण में जब आप आइएगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब नोट कर लीजिए एकदम कॉपी में एक जगह एकदम सरिया करके कि अगर तुमसे अभिसारी दर्पण कहेगा
अगर लेंस को हटा करके अभिसारी दर्पण, तो अभिसारी दर्पण कहेगा कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि अभिसारी दर्पण जो होता है अवतल दर्पण को बोला जाता है, अवतल दर्पण को कहते हैं। इसको नोट में कर लीजिएगा, है ना। उसी प्रकार इसको अपोजिट कर देंगे। अगर अपसारी दर्पण यहाँ लेंस ना कह करके फिर दर्पण बोलेगा, तो यहाँ पे अवतल ना हो करके क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कहने का मतलब कि अभिसारी दर्पण किसको कहेंगे, तो अवतल दर्पण को कहेंगे। अपसारी दर्पण किसको कहेंगे, तो उत्तल दर्पण को। अभिसारी लेंस किसको कहेंगे, उत्तल लेंस को। और अपसारी लेंस किसको कहेंगे, अवतल लेंस को। इसको एकदम सही से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। टारटैरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली में। एक बात याद रखिएगा, खट्टा चीज में ज्यादा करके टारटैरिक अम्ल ही पाया जाता है। इमली हो गया, अब ऐसा ना है कि दही बोल दीजिएगा, है ना। टारटैरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण उसको भी बोलते हैं। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण को कौन दर्पण बोलते हैं, हजामती दर्पण बोलते हैं। और हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। एक बार इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो नोट करना है तो नोट कर लें। माफ कीजिएगा दोस्तों, 43 जो क्वेश्चन हम अभी बताए आप लोगों को, वो 71 का क्वेश्चन था। 71 नंबर में वही क्वेश्चन था जो हम आपको 43 में बता दिए, है ना। वो क्या करना है, 43 से फिर से देखेंगे हम लोग। 43 में पहला क्वेश्चन कहता है, कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है ना। कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो CO2 गैस, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, CO2 गैस, है ना। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है जिप्सम याद रखिएगा, CaSO4 × 2H2O होता है। CaSO4 × 2H2O होता है। और जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम से ही किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन। कौन श्वसन, वायवीय श्वसन। मछली का श्वसनांग है गिल्स। क्या है, गिल्स। कहने का मतलब मछली किसके द्वारा श्वास लेता है, तो गिल्स के द्वारा। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिकाएं। कौन करता है, द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। और एक बात याद रखिएगा, एक बात ये याद रखना है कि प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन की संख्या होती है। प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख। अम्ल का पीएच मान, अब हम लोग चलते हैं अम्ल का पीएच मान। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जैसा ही अगर हम 7 से अधिक पर जाएंगे, तो 7 जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार बन जाएगा, है ना। 7 से कम रहने पे अम्ल, 7 से अधिक होने पे क्षार। और अगर जिसका पीएच मान 7 रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, उदासीन। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो शुद्ध जल कैसा है, उदासीन है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ये सीरीज आप लोगों को कैसा लगा। और आज हम लोग 50 तक चले हैं। कल के वीडियो में 51 से लेकर के और 75 तक का डिस्कशन कराया जाएगा। 51 से 75
और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।